नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है जो कि रिलेटेड है आईडीबीआई बैंक से। तो यहाँ पे मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है एज ए मैनेजर ग्रेड बी, तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। हालांकि इसका रिज़ल्ट आए हुए टाइम हो चुका है। मेरा ये रिज़ल्ट लास्ट मंथ में ही आ गया था और उसके बाद मेरा जो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो भी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि मेरा किस पर्टिकुलर पोजीशन में हुआ है, मैनेजर ग्रेड बी में किस वर्टिकल में हुआ है सिलेक्शन, उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजिटल बैंकिंग और इमर्जिंग पेमेंट्स में भी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ फंक्शनल एरिया जो है मोबाइल बैंकिंग, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली थी आईडीबीआई बैंक में। तो उसमें मैंने फिल करा था। इसमें आपका जो था बेस्ड अपॉन आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की, तो वो मैंने फुलफिल करी थी। तो उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी इंटरव्यू के लिए। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था मेरा। टोटल 5 पैनल मेंबर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था इसके लिए। तो मैंने मोबाइल बैंकिंग फंक्शनल एरिया के लिए भरा था अंडर द डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज थी जिसके लिए मैंने अप्लाई करा था। तो उन 4 वैकेंसीज में से मैं भी एक हूँ जिसका कि शॉर्ट लिस्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिमार्क्स हैं उनके, क्योंकि आईडीबीआई बैंक का अपना जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें वो खुद ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उनके वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे आप जाकर देख सकते हैं अपना जो भी रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस बेसिस द पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था बेसिस ऑन दैट। उसके बाद जो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है वो हुआ है मेरा, वो आपका 10th ऑफ अक्टूबर को हुआ है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 10 डेज हो चुके हैं। अब जो है सीधे ऑन द बेसिस ऑफ द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट जो हुआ है और जो डीवी हुआ है उसके बाद जो आपका सीधे अपॉइंटमेंट लेटर आता है वो आना है। तो जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा वो भी मैं आपको जल्दी ही शो करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 में हुई थी। 2018 से मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्ज़ाम देने शुरू करे थे। सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने जो दिया था वो आरआरबी जीबीओ, यानी कि आपका जो स्केल 2 के लिए होता है मैनेजर ग्रेड का, वो दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने वो क्वालिफाई करा था, रिटन इंटरव्यू दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल मेरिट में। दो मैंने इंटरव्यू में 81 मार्क्स प्राप्त करे थे। सेकेंड टाइम मैंने फिर से आरआरबी जीबीओ का 2019 में दिया था एग्ज़ाम। फिर से मैंने रिटन क्वालिफाई करा। इस बार मेरे रिटन में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में मेरे केवल 50 मार्क्स रह गए, जिस वजह से मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने काफ़ी और सारे एग्ज़ाम्स दिए अलग अलग आपके। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल्स के, चाहे बात कर लीजिए आप केनरा बैंक का फाइनेंस मैनेजर के लिए। उसके अलावा मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2 बार 2021 और 22 में भी आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का रिटन भी क्लियर करा और इंटरव्यू भी क्लियर करा, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। इसके अलावा मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिस्क मैनेजर का रिटन क्लियर करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। इसके अलावा मैंने एसबीआई का आपका जो डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग का होता है उसका रिटन क्लियर करा, इंटरव्यू भी क्लियर करा, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ लास्ट पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर ही मैंने कम से कम अराउंड 5 से 6 इंटरव्यू फेस करे, जिसमें से केवल एक इंटरव्यू को अगर मैं छोड़ दूं जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था रिस्क मैनेजर का, जिसमें मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। बाकी सब में मैंने रिटन और इंटरव्यू दोनों सारी चीज़ें ही क्लियर करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कहीं पे मैं 0.020 और कहीं पे मैं 0.080, इस तरीके से जो होता है आपका, मतलब 0.80 0.20 ऐसे मार्क्स से रुका हूँ मैं किसी किसी जगह पे। अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इन इन पॉइंट से मैं रुका हूँ। तो बहुत मेरे को ये होता था कि किस तरीके से मैं अपने आप को ओवरकम करूं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है फाइनली तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में कि क्या चीज़ है कि जिस वजह से मेरा नहीं हो पा रहा। कभी मेरे रिटन में थोड़े से जो कट ऑफ है उससे कम रह जाते थे मार्क्स, मतलब उससे थोड़े से ऊपर ही होते थे, जबकि इंटरव्यू में अच्छे होते थे। और कहीं कहीं पे ये होता था कि रिटन में अच्छा हो रहा है, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से फाइनल जो आपका स्कोर बनता था उस पर इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा 9वां इंटरव्यू था जो कि मैंने फेस करा 2018 से लेके अब तक, और फाइनली अब जाके मेरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, मेरा जिस दिन ये इंटरव्यू था, मैंने क्योंकि इसी साल एक और एग्ज़ाम जो कि आपका था पीएनबी का स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्रेडिट का, वो भी रिटन क्वालिफाई करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी की वजह से जो मेरे एक्सपीरियंस लेटर में था, मेरा फाइनली जो इंटरव्यू के लिए कॉल आनी थी वो नहीं आ पाई।
कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पाई थी, तो उनमें से मैं भी एक था, लेकिन मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। और जिस दिन मेरा ये इंटरव्यू था आईडीबीआई बैंक का, उससे जस्ट 1 घंटे पहले ही मुझे ये पता चला कि मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है जिसमें कि इंटरव्यू के लिए फाइनली बुलाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तब भी मेरे को उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि एकदम से कि मेरे को पूरी आशा थी कि मेरे को इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था, कि इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल आनी चाहिए। लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने आप को रीगैदर करा, रिकलेक्ट करा कि नहीं, मेरा अभी इंटरव्यू है 1 घंटे बाद ही। तो उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार करा कि मुझे इसका इम्पैक्ट मेरे परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ना चाहिए जो कि मैं इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी कहना चाहूँगा कि फेलियर्स कई लोगों के सामने आते हैं, लेकिन आपको अपने फेलियर से थक के नहीं बैठना है। फेलियर से हाँ, आपको धक्का लगेगा, एक बार को आपको सेटबैक लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको और अच्छे से मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अपने आप को पता करना है कि हमसे कहाँ पे कमी रह जा रही है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो देर सवेर आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। जैसा कि आप मेरा भी देख सकते हो कि 2018 से मैंने अपनी शुरुआत करी थी, अब 2022 चल रहा है। मुझे पूरे 4 साल लग गए अपना एक तरीके से फाइनली सिलेक्शन लेने में, और ये मेरा 9वां इंटरव्यू था जिसके बाद मैंने फाइनली अपना सिलेक्शन लिया और अब मैं अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहा हूँ। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहेंगे कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो प्री रिक्रूटमेंट हेल्थ चेकअप हुआ वो अपोलो क्लिनिक में हुआ, क्योंकि अपोलो क्लिनिक के साथ इनका टाई अप था। दिल्ली में मेरा जोनल ऑफिस में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहीं से इन्होंने अपोलो क्लिनिक में भेज दिया जिनके साथ इनका टाई अप है। वहाँ पे मेरे पैथोलॉजिकल टेस्ट हुए, जिसमें आपका सीबीसी यानी कि ब्लड काउंट के ऊपर जो होता है आपका ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर के लिए, यूरिन रूटीन का जो होता है यूरिन सैंपल लिया गया मेरा। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर के लिए वो आपका ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हो जाता है। इसके अलावा एक्सरे चेस्ट का हुआ मेरा, आई चेकअप हुआ जिसमें आपका नंबर्स दिखा देते हैं आपको, जो होता है कि आपको नंबर्स बताने होते हैं, पर्टिकुलरली आपके सामने बुकलेट रख दी जाती है कि उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। इसके अलावा जो आपका आई सेट टेस्ट होता है नॉर्मली वो हुआ। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या था कि आपका हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका बीपी कितना है, वो सब उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट नापे। इसके बाद फाइनली जो वहाँ पे डायरेक्टर थे उस अपोलो क्लिनिक के, उनके साथ आपकी मेरी मीटिंग करा दी गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ें पूछी कि मेरी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, कि किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं रही है, अगर रही है इन केस तो किस तरीके की बीमारी थी, आपके फैमिली मेम्बर्स को क्या बीमारी रही है या अभी है हाल फिलहाल में। तो वो जनरल जो रूटीन चेकअप होता है वो लिखा उन्होंने, और जो भी मेडिकल के जो रिजल्ट होंगे तो वो उन्होंने डायरेक्टली हेडक्वार्टर में भेज दिए होंगे मुंबई में, वो उनके पास पहुंच गए होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो ही गया था। तो ये सारी चीज़ें चल गई होंगी। इसके अलावा जैसा कि मुझे वहाँ के एचआर मैनेजर ने बताया था आईडीबीआई बैंक के, तो उन्होंने यही बताया था कि आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी इनिशिएट कराया जा सकता है। तो हो सकता है कि माइट भी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो देखने के लिए, और ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद फाइनली वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और कई लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, या ये चीज़ सोच सकते हैं कि सर आप तो पब्लिक सेक्टर बैंक की तैयारी कर रहे थे, आईडीबीआई बैंक तो अब प्राइवेट हो गया है। तो उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि दो, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक। आईडीबीआई बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर कैटेगराइज कर दिया गया है 2019 ऑनवर्ड्स, लेकिन ये अभी भी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की चीज़ों को फॉलो करता है। इसलिए जो इसमें आपकी अगर बात करूँ मैं, सैलरी पर्क्स अलाउंसेस जो हैं वो अभी भी वही हैं जो कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में फॉलो होते हैं। और इवन जो पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, दूसरे बैंकों में अगर आप बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, जितने भी 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो उससे ज़्यादा ही अलाउंसेस और पर्क्स आपके हैं इंडियन आईडीबीआई बैंक में, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस चीज़ से मतलब नहीं। और दूसरी चीज़ जो है कि मेरे को मेरी पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली फील्ड मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट, और उसमें भी पर्टिकुलरली मोबाइल बैंकिंग। तो यानी कि ये आपकी टेक्नो मैनेजरियल जॉब है, और मेरा पर्टिकुलरली इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स भी करा हुआ है पोस्ट माई एमबीए। मैंने एसपी जैन मुंबई से डिजिटल मार्केटिंग में आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्टिफिकेशन जो होता है वो भी करा हुआ है। तो मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो इट डजेंट मैटर कि ये प्राइवेट कैटेगराइज्ड है या नहीं है, जो भी है, लेकिन मेरे को मेरे पर्टिकुलर इंटरेस्ट की फील्ड मिल रही है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी इंटरेस्ट की अगर आपको चीज़ या फील्ड मिल जाती है तो आपके लिए काम करने में बहुत ज़्यादा आपका और मन लगता है।
और बाकी सारी चीज़ें तो जो हैं मैंने आपको बता ही दिया कि आईबीए कोई चीज़ें फॉलो करता है आईडीबीआई बैंक, भले ही वो प्राइवेट कैटेगराइज्ड हो गया हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप अगर आप में से किसी का भी अगर कुछ इंटरेस्ट बनता है आईडीबीआई बैंक में, या आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप अपना लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा, और आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होंगी, फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलती है, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।